इसमें आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 33 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे दो क्वेश्चंस जो कि एक हरियाणा जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया था और दूसरा दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया था। तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपका हरियाणा एचजीएस में पूछा गया था, ये बोलता है अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आर प्रीवियस डिपोजिशंस एडमिसिबल इन सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स। और सेकंड क्वेश्चन है ये ब्राउट ये सूट अगेंस्ट बी एंड प्रोड्यूस्ड सी एज ए विटनेस which was returned by the court to A for want of pecuniary jurisdiction. A presented the plaintiff in the court of competent jurisdiction. In the meantime, C died. At the trial, A sought to rely on the statement of C already recorded under Section 33 of Indian Evidence Act. B objected. Can already recorded statement of C be taken into एविडेंस। मैं आपको पहले क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है कि एक प्रोसीडिंग चल रही स्टार्ट हुई ए एंड बी के बीच। कोई एक कोर्ट है जिसको मैं कोर्ट नंबर 1 नाम देता हूँ और ड्यूरिंग प्रोसीडिंग इस जगह पे ए ने सी को एज ए विटनेस प्रोड्यूस किया। इसके बाद कोर्ट कुछ दिनों के बाद कोर्ट इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि उसके पास पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इसलिए इसने प्लेंट वापस कर दिया। आपको पता होना चाहिए प्लेंट जो रिटर्न होता है वो ऑर्डर 7 रूल 10 में होता है। तो प्लेंट को वापस कर दिया गया टू बी रिप्रेजेंटेड बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट। अब ये कोर्ट नंबर 2 है जो कि कॉम्पिटेंट टू ट्राई द प्रोसीडिंग है। तो यहाँ पे अगेन ए एंड बी के बीच प्रोसीडिंग शुरू हुई और इन द मीन वाइल सी की डेथ हो जाती है। अब ऐसे केस में ये जो है वो चाहता है कि जो सी ने पहले कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग चल रही थी उसमें जो डिपोजिशन दिया था वो इसका इस्तेमाल जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है जहाँ चल रहा है वहाँ पे यूज़ करे। तो बी जो है वो ऑब्जेक्ट करता है कि जो सी की जो डिपोजिशन थी पहले कोर्ट में वो यहाँ पे एडमिसिबल नहीं है। तो क्या बी का ऑब्जेक्शन सस्टेन करेगा या ये जो है वो यूज कर सकता है सी का डिपोजिशन जो प्रीवियस कोर्ट में दिया गया था। यही है आपका क्वेश्चन नंबर 2 और यही है सेक्शन 33 का टोटल क्रक्स। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सेक्शन 33 पढ़ते हैं। एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट। तो जुडिशियल प्रोसीडिंग में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट, इसका मतलब क्या होता है कि सिविल कोर्ट जो होते हैं वो कुछ पर्सन्स को ऑथराइज करते हैं कि विटनेसेस का एविडेंसेस को रिकॉर्ड करे। तो यहाँ उसी के बारे में बात हो रही है। तो एविडेंस गिवन बाय ए विटनेस इन ए जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय लॉ टू टेक इट इज रिलेवेंट फॉर द पर्पस ऑफ प्रूविंग इन ए सब्सिक्वेंट जुडिशियल प्रोसीडिंग और इन ए लेटर स्टेज ऑफ द सेम जुडिशियल प्रोसीडिंग द ट्रूथ ऑफ द फैक्ट विच इट स्टेट्स व्हेन द विटनेस इज dead or cannot be found or is kept incapable of giving evidence or is kept out of the way by the adverse party or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which under the circumstances of the case the court considers unreasonable। ये सेक्शन हुआ, इसको हम लोग आगे ब्रेक करके पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रोवाइजो हैं। प्रोवाइजो पहले देख लेते हैं फिर हम लोग ब्रेक करेंगे। तो प्रोवाइजो क्या बोलता है कि दैट द प्रोसीडिंग वाज बिटवीन द सेम पार्टीज, मींस अगर ए और बी के बीच था तो जो सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग होगा वो ए और बी के बीच होगा या
देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, मीन्स इसके लीगल ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है, या अगर लेसर लेसी है तो लेसी हो सकता है। इस तरह के और भी सिचुएशन आ सकते हैं। अगर वेंडर वेंडी है तो वेंडी हो सकता है। इसके बाद तो ये हुआ प्रोसीडिंग मस्ट बी बिटवीन द सेम पार्टीज और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट। सेकेंड, दैट द एडवर्स पार्टी इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग हैड द राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन, मतलब अगर ए ने विटनेस प्रोड्यूस किया है तो बी के पास राइट और अपॉर्चुनिटी दोनों थी टू एग्जामिन द विटनेस। नेक्स्ट, दैट द क्वेश्चन इन इशू वेयर सब्सटेंशियली द सेम इन द फर्स्ट एज इन द सेकेंड प्रोसीडिंग, मीन्स अगर एक प्रोसीडिंग चली और इसमें रिकॉर्ड किया गया एविडेंस को हम दूसरे प्रोसीडिंग में यूज करना चाह रहे हैं तो जो क्वेश्चन इन इशू दोनों प्रोसीडिंग में है वो सब्सटेंशियली सेम होनी चाहिए। यानी कि ये प्रोवाइजो का फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट को हम लोग कॉन्जॉइंटली पढ़ें तो इससे निकल के आता है कि जो रेस जुडिकाटा के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल होने चाहिए, राइट। अब एक्सप्लेनेशन देखिए जो सेक्शन 33 के साथ है। ये क्रिमिनल ट्रायल और इंक्वायरी शैल बी डीम्ड टू बी ए प्रोसीडिंग बिटवीन द प्रोसिक्यूटर एंड द एक्यूज्ड विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जो कोई भी अगर क्रिमिनल ट्रायल चल रही है तो इसको हम लोग जुडिशियल प्रोसीडिंग मानेंगे बिटवीन प्रोसिक्यूटर एंड एक्यूज्ड। तो ये हुआ आपका सेक्शन। देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि अगर कोई जुडिशियल प्रोसीडिंग चली और वहाँ पे कोई विटनेस को प्रोड्यूस किया गया तो उसके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया, जो एविडेंस दिया गया, उसका उसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में लेटर स्टेट में यूज हो सकता है या सब्सिक्वेंटली कोई और जुडिशियल प्रोसीडिंग शुरू होता है तो वैसे में यूज हो सकता है। किन किन कंडीशंस में? तो पहला है कि विटनेस की डेथ हो गई हो या विटनेस को खोजा नहीं जा सकता हो या वो इनकेपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस हो गया हो ड्यू टू सम फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे वो कोमा में चला गया हो, या उस विटनेस को जो एडवर्स पार्टी है वो कोर्ट पहुंचने ही ना दे रहा हो, या उस विटनेस का प्रेजेंस मतलब उस विटनेस को प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है विदाउट डिले या विदाउट मच एक्सपेंस, जो कि कोर्ट को लगता है कि ये हम लोग वेट करें, उस डिले या उतना एक्सपेंस करें वो रीजनेबल है। मींस अगर कोई विटनेस दिया फर्स्ट प्रोसीडिंग में डिपोजिशन दिया, एविडेंस दिया और ये सपोज यूएस चला गया हो तो यूएस से बुलाना डिले भी हो सकता है और मच एक्सपेंसिव हो सकता है, तो कोर्ट को लगता है कि ये इतना एक्सपेंस करना अनरीजनेबल है। तो ऐसे केस में जो पहले वो डिपोजिशन दिया था उसका हम लोग सब्सिक्वेंट स्टेज में उस जुडिशियल प्रोसीडिंग के यूज कर सकते हैं या सब्सिक्वेंट कोई दूसरा जुडिशियल प्रोसीडिंग हो उसमें भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ये अगेन उसके लिए 3 कंडीशन फुलफिल होने चाहिए। तो जो ये फर्स्ट एंड थर्ड है इसको मिला के हम लोग देखेंगे कि ये रेस जुडिकाटा के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल होने चाहिए। और सेकेंड जो है वो ये बोलता है कि एडवर्स पार्टी के पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन करने का। यहाँ पे राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कोर्ट किसी विटनेस को समन करती है एज ए कोर्ट विटनेस, मीन्स कोर्ट अपने आप से समन करती है किसी विटनेस को, और ये हो सकता है सेक्शन 313 ऑफ सीआरपीसी में, और ये कोर्ट पावर ड्राइव करता है सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से। मीन्स समनिंग होगा सेक्शन 313 में, जो पावर ड्राइव होता है सेक्शन 165 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो ऐसे केस में हम लोग यूज कर सकते हैं प्रीवियस प्रोसीडिंग में जो एविडेंस दिया गया है उसका सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग में या उसी प्रोसीडिंग में लेटर स्टेज में। अब हम लोग रिवर्ट बैक होते हैं क्वेश्चंस पे। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, मैं आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि जब सी डाइड मतलब एक प्रोसीडिंग चली ए एंड बी के बीच में, यहाँ सी को प्रोड्यूस किया गया, इसके बाद प्लेंट रिटर्न हुआ, सब्सिक्वेंटली कॉम्पिटेंट कोर्ट में फाइल हुआ, इस बीच सी की डेथ हो जाती है। ये जो है
वो सी का स्टेटमेंट को यहाँ पे रिलाई करना चाहता है, बी ऑब्जेक्ट करता है कि ये एडमिसिबल नहीं है। तो ऐसे केस में हमें ये देखना होगा कि बी के पास राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिन सी था या नहीं था। तो क्वेश्चन से कहीं भी ये निकल के नहीं आ रहा है कि बी ने उस विटनेस को क्रॉस एग्जामिन किया है। अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी बी के पास थी, लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी अवेल करता उसके पहले प्लेंट रिटर्न हो जाता है। तो ऐसे केस में बी का ऑब्जेक्शन जो है वो सस्टेन करेगा और ए को अपने केस को प्रूव करने के लिए दूसरा कोई विटनेस बुलाना पड़ेगा। आई होप सेक्शन 33 क्लियर होगा आप लोगों को। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।